हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कक्षा 247। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 की ईवीएस के बारे में। तो हम इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारी आने वाली वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसके अलावा भी आपको बाकी के ईयर्स के ईवीएस के सॉल्यूशंस आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी अप टू 5th क्लास और प्रीवियस ईयर्स पेपर ये जरूर कर लें। यही काफ़ी हैं, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से ही आपका 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, A person boarded an express train on 29th November 2019 at सूरत for नागरकोइल केरला। तो एक पर्सन है, उसने क्या किया, 29 नवंबर को एक ट्रेन बोर्ड करी। कितने बजे बोर्ड करी उसने? 19:45 पर। ठीक है। उसके बाद वो कब उतरा? 1 दिसंबर 2019 को, यानी कि वो उतरा 1 दिसंबर 2019 को। कितने बजे? वो उतरा 11:45 पे। ठीक है। अब ये ट्रेन का टाइम है तो ये आवर्स में होगा, इसमें एएम पीएम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका टोटल टाइम कितना था। अब ये 29 नवंबर को स्टार्ट किया। ठीक है। तो यानी कि 30 नवंबर को सिर्फ हमने क्या किया, डेट चेंज करी। तो जब डेट चेंज करी और टाइम हम सेम रख रहे हैं तो यानी कि एक दिन पूरा हो गया। तो एक दिन पूरा हो गया तो यहाँ कितने टाइम उसको लगा? इसको लगा होगा 24 आवर्स का, तो उसको 24 घंटे का टाइम यहाँ लगा होगा। ठीक है। अब वो 30 नवंबर से सुबह अगले दिन 1 दिसंबर तक, अब ये 19 कितने बजे होते हैं? 19 होते हैं 7 बजे, यानी कि 19:45 यानी कि 7:45 तक, यानी कि 30 तारीख की रात से सुबह अगले दिन 1 बजे तक उसने 12 घंटे और ट्रैवल किया। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जनरली अब इसको पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 24 आवर्स और 12 आवर्स के फॉर्मेट का पता है। तो हमने जब डेट चेंज करी तो 24 आवर्स हो गया। अब ये पीएम था, पीएम से हमने इसको एएम किया तो ये 12 आवर्स हो गया। ठीक है। और अब क्या देखते हैं, अब वो 7 बजे तक का टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 7:45 तक का। अब 7:45 से 11:45 तक जाने में से कितना टाइम और लगा होगा? उसे 4 आवर्स और लगे होंगे। ठीक है। तो 24, 12 और 4 तीनों मिला के कितने हो गए आपके? 40, यानी कि 40 आवर्स का टाइम उसको जर्नी ट्रैवल करने में लगा। और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 2120 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि उसने 2120 किलोमीटर ट्रैवल किया और 40 घंटे उसको लगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो औसत चाल का हम कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4×5 = 20, 4×3 = 12, यानी कि 53, यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? कौन सी इनमें से कौन है जो इंटरनेशनल फेम की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कौन कौन है? सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, बछेंद्री पाल नहीं है, सूर्यमणि नहीं है, और क्या बचा? कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, ये इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर हैं। इनको एक मेडल भी मिला है। आप कमेंट में बताएंगे हमें कि इनको कौन सा मेडल मिला था। ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? अब इसमें रूट्स पूछा है, यानी कि जड़ का समूह पूछा है। अब देखेंगे पोटैटो। अब पोटैटो आप लोग कहेंगे जमीन में होता है। नहीं जी, पोटैटो जमीन में तो होता है, पर ये स्टेम, पर ये रूट नहीं है, ये स्टेम है, ये तना होता है। ठीक है। जिंजर क्या है? तना है। टर्मरिक क्या है? तना है। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कैरेट, बीटरूट, रेडिश। हाँ जी, ये तीनों के तीनों जो हैं ये जड़ हैं। गाजर, चुकंदर और मूली तीनों के तीनों जड़ होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ईवीएस में, ईवीएस क्या, सीटेट में आपका जो सबसे अच्छा मेथड है क्वेश्चन सोल्व करने का, वो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए और आपके जो सही आंसर होंगे वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। हमने इसमें ऐसे ही किया कि जैसे पोटैटो टर्मरिक के बारे में सपोज करो, हमें सिर्फ पोटैटो टर्मरिक का हमें पता होता है कि ये जो होते हैं स्टेम होते हैं। ठीक है। बाकी हमें किसी चीज का नहीं पता होता। तो हम इस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते पोटैटो से। इसमें टर्मरिक आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाता, इसमें टर्मरिक आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाता। तो क्या बचा? ये बचता।
हमें इन तीनों के बारे में नहीं भी पता होता तो भी हम इस आंसर को सही लगा सकते थे। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत है और एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निपेंथिस। अब निपेंथिस क्या है? निपेंथिस एक प्लांट होता है जो कि शिकार करता है। ठीक है, निपेंथिस एक पौधा होता है जो कि शिकार करता है। इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि ये जो कथन है इनमें से सत्य कौन सा है। ठीक है, सही कथन कौन से हैं। ठीक है, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। बिल्कुल, इसका आकार पिक्चर मतलब होता है घड़ा, घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, ये भी। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। अब इसमें ये वाला शब्द आया ओनली, केवल। ये केवल छोटे कीड़ों को खाता है? नहीं जी, बिल्कुल ये छोटे कीड़ों को नहीं खाता, सिर्फ छोटे कीड़ों को नहीं खाता। ये क्या करता है, छोटे मोटे पशु पक्षी मतलब के छोटे मोटे चूहे वगैरह भी ये खा लेता है। तो ये जो ओनली वर्ड लिखा है या केवल वर्ड लिखा है, इससे ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। तो एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, एक सेंटेंस हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट पे देखते हैं, इट एमिट्स अ पीजेंट साउंड। अब ये साउंड जो है, ये साउंड जो है ध्वनि नहीं निकालता, ये कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह की स्मेल छोड़ता है, फ्रेग्रेंस छोड़ता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारे क्या बचा, सेंटेंस ए और बी। अब ऑप्शंस में देखते हैं। जी हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका ए एंड बी, यही जो ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं आपके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज डांडी सीशोर लोकेटेड। डांडी सीशोर कहाँ है? ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहे तो आगे सुन लीजिए। वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ जी, दांडी मार्च के बारे में आपने सुना होगा। नमक के लिए गए थे गांधी जी, कहाँ से गए थे? साबरमती से गए थे। ठीक है, तो उन्होंने साबरमती से दांडी तक यात्रा करी थी नमक के लिए, स्वदेशी नमक बनाने के लिए। और ये कौन सी स्टेट में पड़ते हैं? ये सारी जगह आपकी कहाँ पे है? गुजरात में है। गांधी जी खुद भी गुजरात से ही बिलोंग करते थे। हाई फीवर विद शिवर। हाई फीवर विद शिवर ये कौन सी बीमारी में होता है? आप इससे भी इस बीमारी का नाम जान सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। अब सिंकोना पेड़ की छाल से इसकी दवाई बनती है और ये वाली बीमारी जो है इसमें तेज बुखार होता है कपकपी के साथ। इस बुखार का नाम होता है मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया की आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि आपको तैयारी जो है वो कैसे करनी है। अब मलेरिया के फीचर्स बता दिए इन्होंने दो तीन, तो आपको बीमारियों के अगर फीचर्स पता है तो दो तीन फीचर्स दे दिए आपके। अगर आपको एक भी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, अगर मलेरिया के बारे में बात है या टाइफाइड के बारे में बात है, तो आपको उस बीमारी पे थोड़ी सी रिसर्च और कर लो, थोड़ा सा और पता कर लो, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। हालांकि ये हाई फीवर वगैरह और बार्क ऑफ सिंकोना ये सब एनसीईआरटी में आराम से दिया हुआ है। आप सर्च करिए कि कौन सी क्लास में और कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट, अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई। ये डॉक्टर इज लोकेटेड जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा है किसी डॉक्टर का घर, तो होम ऑफ अ डॉक्टर इसमें लिखा होना चाहिए था या हाउस ऑफ अ डॉक्टर लिखा होना चाहिए था। खैर आगे चलते हैं। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक डॉक्टर है, उसका घर है एक्स पे और उसका जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है वो वाई पे है। ठीक है, वो एक्स से वाई पे जाता है और कोई भी सीधा रास्ता नहीं है वहां जाने के लिए। तो वो कैसे जाता है? वो एक्स से स्टार्ट करता है और वो कितना चलता है? वो चलता है 600 मीटर ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है और जो सबसे नीचे होता है वो साउथ होता है। और इधर जहाँ हमारा वेस्ट बंगाल है, वो वेस्ट बंगाल नहीं, वो एक्चुअल में हमारा वेस्ट बंगाल तो है बट वो डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बंगाल जो था वो दो जगह पार्टीशन हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल को हम बांग्लादेश भी कहते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो ये आपका ईस्ट हो गया एंड इधर आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, भारत जो है आपका पूर्व में है और जो अमेरिका है वो आपका पश्चिम में है। ठीक है, तो अब वो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स से उसने स्टार्ट किया और वो चला 600 मीटर किधर? ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ चला।
600 मीटर। अब यहाँ पे वो चला 600 मीटर, तो कहाँ पहुँच गया वो ए पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, वो देन गोज टू बी, फिर वो बी की तरफ जाता है जो कि 450 मीटर है ए के साउथ में। अब वो ए के साउथ में चला 450 मीटर, तो यहाँ बी पे पहुंच गया, ये हो गया 450 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो फिर सी की तरफ जाता है जो कि 120 मीटर है बी के वेस्ट में, यानी कि बी के पश्चिम में। अब बी के पश्चिम में गया वो 120, कुछ इतना चला होगा, पूरा तो जाएगा नहीं 600 तक, थोड़ा सा ही चला है वो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि वो वहां से यहाँ पे वो सी पे पहुंच गया, वो सी से वाई की तरफ गया जो कि नॉर्थ में है किसके, सी के 90 मीटर, ठीक है। तो ये वाई पे पहुंच गया। अब एक्स और वाई क्या है, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में अस्पताल के सापेक्ष में घर की सही दिशा क्या है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ हाउस, ठीक है। अब वो इसके रिस्पेक्ट में इससे पूछता है, ठीक है, आप एक्स में हैं और एक्स से वाई कहाँ है और वाई से एक्स कहाँ है, ये दोनों डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ठीक है, और वो यहाँ से वहां की तरफ पूछ रहा है तो वो हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और सोचिए कि उसने क्या पूछा है, उसने ये नॉर्थ ईस्ट पूछा है या साउथ ईस्ट पूछा है। इसके लिए हम आपको छोड़ देते हैं, आप इस लाइन को पढ़िए और समझिए उसने क्या पूछा है, ठीक है। सिंपल सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। चेरा इज द डांस फॉर्म ऑफ पीपल ऑफ झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, जिसका आंसर है मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, चेराओ की जगह आपको बहुत सारे डांस फॉर्म्स इस क्वेश्चन से पता लग रहे हैं कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हर स्टेट के कम से कम एक एक दो दो होने चाहिए। एक लावणी करके नृत्य होता है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये कहाँ का होता है। बिहू भी पूछा जाता है अक्सर, ये भी याद कर लीजिए कहाँ का होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको नेशनल पार्क्स भी सारे पता होने चाहिए। ये स्टैटिक जीके है, आपको बाकी के सीटेट के बाद जब आप तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम के लिए टीचिंग के, तब भी आपको आते हैं। तो नेशनल पार्क्स, डांसेस, ये स्टैटिक जीके में आता है, आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट्स क्या है, तमिलनाडु आपको पता होगा मैप में किधर की तरफ है। अगर हम ऐसे इंडिया का मैप बनाए साउथ का, तो ये केरला है और यही यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे इनकी सीमा कुछ कुछ कर्नाटका से लगती है और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु के ऊपर एपी हो गया, यानी कि आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटका हो गया, इधर केरला हो गया। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि हमें क्या करना है, हमें इंडिया के मैप में सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। खासकर साउथ में और नॉर्थ ईस्ट, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट। अब यहाँ नॉट वर्ड दिया है। जब भी ईवीएस का पेपर या सीटेट का पेपर आप सॉल्व करेंगे तो ये इन वर्ड्स को जरूर देखना है। जैसे हमने अभी देखा था, ओनली वर्ड आया, नॉट वर्ड आया, ये नहीं वर्ड आया, इनको तो देखते ही अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनसीएफ आपको पता होगा, अगर नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, तो आप एनसीएफ 2005 को एक बार पढ़ लीजिए। आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर आपको वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये जरूर पता होना चाहिए। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर ईवीएस को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं, नर्चर द क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी को, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ये है उसके अंदर, ठीक है जी। तो अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि मतलब ऑप्शन हमारा माना जाएगा कि इसने नोट पूछा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड को एंगेज करना किसमें, एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी। वो एक्टिविटीज करे और एक्सप्लोर करे, किसके लिए, अपनी कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल को इम्प्रूव करे ऑब्जर्वेशन के द्वारा, क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ये भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
टू ट्रेन द चाइल्ड टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल, सोशल और कल्चरल, ठीक है। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी उसका पर्यावरण है उसके बीच में संबंध को पहचाने, बिल्कुल ये भी उसमें है इंक्लूडेड ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप प्रिसाइज। अब देखिए इसमें कितने आपको कहाँ कहाँ पे हिंट मिलेंगे। प्रिसाइज यानी कि सटीक। अब बिल्कुल ये क्या हो गया, जो प्रिसाइज का दृष्टिकोण है ना, ये संकुचा दृष्टिकोण है, मतलब नैरो हो गया ये थोड़ा सा, ठीक है। फिर क्या है वो क्वांटिटिव, क्वांटिटिव स्किल की बात कर रहा है, किसमें कर रहा है, ईवीएस में। यहाँ पे तो क्वांटिटिव स्किल की बात ठीक से मैथ्स पे भी नहीं की गई है, कि बच्चा तो प्राइमरी लेवल पर ही है ना, उसको तो क्वालिटेटिव के बारे में सीखना है और अपने आसपास की चीजों को जानना है, ठीक है। तो ईवीएस में क्वांटिटेटिव की बात आ गई और प्रिसाइज जैसे शब्द का यूज कर लिया, तो ये अपने आप में ही गलत हो गया। तो ये वाला आंसर हमारा नॉट के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। अब ये चीज ध्यान रख लेना कि जो ईवीएस है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लास वाइज। एक हो गया फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है। एक हो गया 3rd, 4th और 5th क्लास, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो है ना यहाँ पे बच्चा जो सीखेगा ईवीएस वो सीखेगा लैंग्वेज से और मैथ से, ठीक है। इसको ध्यान रखना, लैंग्वेज से और मैथ से, ठीक है। डायरेक्ट ईवीएस नहीं सिखाएंगे हम बच्चे को, हम बच्चे को लैंग्वेज और मैथ से ईवीएस सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं काउंटिंग का, तो हम बच्चे को कह देते हैं कि जाओ बेटा उस प्लांट्स की ना लीव्स काउंट करके आओ। तो यहाँ से हमने उसको ईवीएस को मैथ से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। फिर वो उसको बताएगा, बोलेगा, जो भी बताएगा उसको हम बोलेंगे बेटा लिख के दिखा क्या तुम इस सेंटेंस को, कि मैडम ये सर 4 है या 3 है, ठीक है। वो लिख के दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज और मैथ से उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में हमने ऐसे करना है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमने क्या करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो ईवीएस है ना उसमें सोशल साइंस, साइंस और ईवीएस, इन तीनों से उसको ईवीएस सिखानी है, ठीक है। हालांकि इंटीग्रेशन इसमें भी करना है हमने लैंग्वेज और मैथ्स का। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग करना है, वो करना है फर्स्ट और सेकंड में लैंग्वेज और मैथ्स से, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सोशल साइंस, साइंस और ईवीएस से, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन क्या है, इसमें खाली साइंस दे रखा है, इसमें साइंस, सोशल स्टडीज और इन्होंने तीनों है, तो ये ठीक सा लग रहा है। कंसेप्ट इसमें ईवीएस नहीं दिया, इसमें साइंस और ईवीएस दिया, सोशल साइंस नहीं दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपका 73 पे। इसमें क्या कह रहा है, ईवीएस सब्जेक्ट रोड फ्रॉम क्लास 1 to 5th, ठीक है। अब इसने 1 to 5th की बात करी है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात करिए, खाली विषय है नहीं, ये ठीक ऑप्शन नहीं है। फॉर क्लास 1 to 2nd द ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, हाँ ये ठीक है, अभी हमने बात करी है, ठीक है। और इससे अच्छा कुछ हो, अच्छा हमने ये भी देखना है कि कोई और बेटर ऑप्शन तो नहीं मिलता, तो हम आगे का भी पढ़ेंगे। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इशू कंसर्न्स ऑफ ईवीएस स्टार्ट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथ्स। अब थर्ड फोर्थ में लैंग्वेज और मैथ्स से नहीं होता है, सेकंड और थर्ड में होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फॉर क्लास 1 and 2 कंसर्न एंड इश्यूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू सोशल साइंस एंड साइंस। फर्स्ट और सेकंड में नहीं करते हम ये, किसमें करते हैं इन दोनों का यूज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो गया। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आया था, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आया है, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको बात बताई, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज एंड मैथ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों सब्जेक्ट एसएसटी, साइंस और ईवीएस। नेक्स्ट आते हैं। चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, ठीक है जी। जो बच्चों को है वो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, क्या इंगित करता है, लर्न थ्रू रूट, खाली याद करके सीखता है नहीं जी, वो जब एक्सप्लोर कर रहा है तो याद थोड़ी ना कर रहा है। लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप उसे बोल रहे हो और वो सीख रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड सेंटर तो जहाँ पे भी आ जाए ना आपका, आंख बंद करके इसे राइट कर दो। चाइल्ड सेंटर पॉजिटिव वे में होता है, टीचर सेंटर नेगेटिव वे में होता है, तो इसको आंख बंद करके राइट कर दीजिए आप। कहीं भी पेडागोजी के क्वेश्चन में चाइल्ड सेंटर आ जाए तो सबसे बेस्ट मेथड होता है पढ़ाने का, आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिए, 100% आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम। अब ईवीएस की थीम्स के बारे में आ गया, तो आपको थीम्स पता होने चाहिए। आपके 4 जो सब्जेक्ट हैं प्राइमरी के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस, इन चारों की आपको थीम्स पता होनी चाहिए, सब थीम्स पता होनी चाहिए, ठीक है।
इस क्वेश्चन से हमें यही पता लगता है कि ये पूछी जाती हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। सब थीम, इनमें से कौन सी सब थीम है? फैमिली एंड फ्रेंड थीम है, फूड थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू भी थीम है, एक एनिमल्स जो है वो सब थीम है। तो आपका आंसर हो गया, इन सबको काट देता हूँ मैं, आपका आंसर हो गया एनिमल्स, जानवर। ठीक है, प्रकरण और उप प्रकरण बोलते हैं इनको। समटाइम्स पीपल से टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, बाकी थीम और सब थीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इन सब की थीम्स निकाल लिए आप। ठीक है, कुछ वर्क खुद भी कीजिए, नहीं होता तो हमें बताइएगा, हम आपको देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर? ठीक है, किसी भी ईवीएस टीचर के लिए वांछनीय गतिविधि क्या है? एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ड्राइवर्स क्लासरूम। ठीक ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं कुछ और मिल जाए। एंकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ईवीएस। इंफॉर्मेशन देना, सिर्फ सूचना देना, तो यानी कि ये थ्योरेटिकल पार्ट पे आ गया। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ सिक्स थीम। अरेंजमेंट, बच्चा थीम जान के क्या करेगा, बच्चे को थीम नहीं समझानी। रिलाइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक, क्या वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पर रिलाई करेगा? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन? ठीक है, इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है बच्चों के द्वारा ईवीएस की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण? ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल, बच्चा जो है अपने पीयर लर्निंग से सीखता है। ठीक है, पीयर लर्निंग एक वर्ड आ गया आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे पेडागोजी में आपको पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपने रेगुलर टीचिंग करी है या फिर आपने रेगुलर पढ़ाई करी है, तो भी आपको समझ आ जाएगा ये। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, हालांकि टेक्स्ट बुक पे सिर्फ अगर यहाँ पे लिखा होता ना ओनली टेक्स्ट बुक, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसमें टेक्स्ट बुक का है ना, तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, टेक्स्ट बुक में हमारी एक्टिविटीज भी होती हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी रखे ना, टेक्स्ट बुक भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जरूरी नहीं होती तो लगाई नहीं होती, लेकिन अगर ओनली टेक्स्ट बुक होगा तो गलत हो जाएगा सिर्फ, और अगर नॉर्मली लिखा है तो ये ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, अब देखिए ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन की बात कर रहा है, ये गलत है। बच्चे को डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। प्राइमरी क्लास का बच्चा, मैक्सिमम 10-11 साल का बच्चा होता है, उसको डेफिनेशन ना सिखाई जाए ईवीएस में। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ए बी सी आपके 3 ऑप्शन सही हैं, तो इस हिसाब से देखें तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ना जो फर्स्ट आंसर की आई थी, मैंने फाइनल नहीं देखी थी, फर्स्ट आंसर की में इन दोनों को सही दिखा रखा था, जबकि ये गलत है। जो मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ वो देखिए, इफेक्टिवली एंगेज। इफेक्टिवली एंगेज कब होगा बच्चा? जब एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव हो। ठीक है, जो टीचर जब कंसेप्ट को बताया तो इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन दे। इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन कैसे होती है आपकी? टीचिंग लर्निंग मटेरियल के हिसाब से बच्चे का चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है ना, वो टीचर जो दिखा रहा है, वो कंसेप्ट सिखा रहा है उसको, वो इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली लेक्चर दे रहा है। अगर आपको भी, अगर आपकी एज 20+ है और आपको कोई टीचर सिर्फ लेक्चर से समझाएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं हम, सी और डी ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ जी इसमें आ रहे हैं थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन सही है। कुछ जगह पे ए एंड बी दे रखा था, एंड जो फर्स्ट आंसर की आई थी वो गलत था, उसको चैलेंज भी किया गया था, तो इसको मत लगाइएगा। ठीक है, इसको लगाइएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, एक बार दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि नैरेटिव्स और स्टोरी जो है ना, ये आपके लेक्चर्स में आते हैं खाली, सिर्फ स्टोरीज से कुछ नहीं होगा। स्टोरीज अगर इफेक्टिवली होती तो इसको मानते हैं, ये भी नरेशन भी, अगर वृतांत भी अगर आपको इफेक्टिवली होता तो मानते। और ईवीएस में नैरेटिव्स और स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, ईवीएस में तो बच्चे को लर्निंग बाय हैंड्स, बाय टच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों ऑप्शंस को हमने गलत माना था। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेज हिज और चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ऑन आर। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के द्वारा बच्चे को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य, मतलब बच्चों को बोला जा रहा है कि एनिमल्स हैं, उनको देखो और उनके ऊपर पिक्चर बनाओ। बच्चे को एनिमल दिखा दिया कोई भी, ठीक है, सपोज कीजिए
पैरेट दिखा दिया या आपने डॉग दिखा दिया, उसको बोला कि आप इस पे इसको चित्र बनाओ, तो इससे क्या होगा? क्रिएटिविटी होगी बच्चे की, हाँ जी बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन करेगा, हाँ। डिजाइन करेगा, डिजाइनिंग स्किल डेवलप होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल। सौंदर्यगत संवेदना होगी, बच्चा उसको अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेगा। तो ये तीनों ही सेंटेंस ठीक है, तो आंसर हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन ए, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट वाइल वर्किंग इन ग्रुप इज एनकरेज्ड बिकॉज, ठीक है। ग्रुप में, समूह में बच्चे को सिखाया जाता है, कहाँ पे? आर्ट एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट और आर्ट यानी कि शिल्पकला और चित्रकला बच्चों को ग्रुप में कराई जाती है। क्यों? ग्रुप लर्निंग इज इजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर टू टैकल। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये गलत बोलना चालू कर रहा है। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ क्लास। इनडिसिप्लिन की चिंता टीचर प्राइमरी में नहीं कर सकता। आप एक चीज सीख लीजिए, अगर प्राइमरी में इनडिसिप्लिन है, मतलब प्राइमरी में अगर डिसिप्लिन है, प्राइमरी में अगर डिसिप्लिन है तो समझ लो पढ़ाई नहीं हो रही। अगर आप कहीं फ्यूचर में जॉब कर रहे हैं और आपको प्रिंसिपल आके कहता है आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, तो समझ लो कि पढ़ाई हो रही है। अगर वो आपको कहता है ना आपकी क्लास में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इनडिसिप्लिन वाली बात तो गलत है। वैसे भी ग्रुप्स में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम जो है, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम टैकल नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आता है, ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग। बिल्कुल बच्चे, अभी हमने पीयर लर्निंग की बात भी करी थी कुछ क्वेश्चन पहले, तो ग्रुप लर्निंग जो है वो पीयर लर्निंग को प्रमोट करती है। बच्चा अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से सीखता है, ये सही है। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल। उस बच्चे को बात करना आता है, सोशली रहना आता है, लीडर बन जाता है वो। कोई बच्चा ग्रुप में, कोई बच्चा अगर जो क्लिक होता है, जो नहीं बोल पाता टीचर के सामने, वो ग्रुप में बोलना स्टार्ट कर देता है, तो सोशल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप लर्निंग हेल्पिंग कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। अब ये कंप्लीटिंग द सिलेबस भी ना नेगेटिव है। टीचर कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं जाएगा। टीचर क्लास में जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, ये गलत है। ग्रुप लर्निंग से सिलेबस कंप्लीट वैसे भी नहीं होता, टाइम लगता है। तो बी और सी इसके सही ऑप्शन है। आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन बी और सी आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव में फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल फैमिली मेंबर से बच्चा ईवीएस सीखता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के बारे में, तो ईवीएस में क्या आता है? ईवीएस में हमने भी पढ़ा सोशल साइंस या स्टडी, ठीक है। अच्छा, साइंस, इस पे भी डिबेट होती है कि स्टडी बोले या साइंस बोले। उसके बाद जो बच्चा एनवायरनमेंट, इन तीन चीज़ों को सीखेगा बच्चा, ठीक है। इन तीन चीज़ों को वो फैमिली मेम्बर से सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। कम्युनिटी से सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। न्यूज़पेपर से सीख सकता है, हाँ जी। न्यूज़पेपर से उसे सोसाइटी की नॉलेज मिलती है, तो न्यूज़पेपर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम, अब क्लासरूम का क्या है कि ईवीएस प्राइमरी लेवल और क्लासरूम हो ही नहीं सकता। हमें बच्चों को ईवीएस जब पढ़ानी है तो क्लासरूम में बिठा के नहीं रखना है। तो जो क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, ओनली, प्रिसाइज, ये सारे वर्ड जो है ना नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे ए, बी एंड सी, ठीक है। टीचर सेंटर्ड भी लिख लीजिए, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनका यूज नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं पढ़ाना है, आप अच्छे टीचर्स हो, ठीक है। तो आप क्लासरूम में बच्चे को बिठा के नहीं पढ़ाओगे। आप बच्चे को अगर पेड़ के बारे में बता रहे हो तो आप उसको चित्र नहीं बनाओगे, चार्ट लेके कभी चले जाओ क्लासरूम में चिपका दो, नहीं। बच्चे को बाहर ले जाओ क्लास से, बच्चे को रियल में पेड़ दिखाओ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, बी एंड सी, ये वाला थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। ईवीएस में हम बच्चों को क्या फॉलो करते हैं? आप समझिए कि आप किसी बच्चे को कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ पता हो, ठीक है। हम डायरेक्ट उसे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दे देंगे, ठीक है। हम जाके उससे डायरेक्ट बात कर लें, आज बच्चों इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, ठीक है। या फिर हम आज तुम्हें आर्टिकल्स बताएंगे पॉलिटिकल साइंस के, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो आप बच्चे को क्या बताओगे? अगर आप डेमोक्रेसी बता रहे हो ना, तो बच्चे को उस चीज से बताओगे जो बच्चे को नॉर्मल उसके नॉलेज में हो। कैसे बताओगे आप? नॉर्मल आप एक क्या करोगे, वोट करा लो बच्चे मॉनिटर बनवाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चा जिस चीज को जानता है, जो बच्चे को ऑलरेडी पता होती है, ठीक है, जो बच्चे को ज्ञात होती है, नॉन होती है या ज्ञात होती है, उससे लेके जाते हैं अज्ञात की ओर या अननोन की ओर। तो
क्या हो गया इसका ऑप्शन, नोन टू अननोन। जो बच्चे को नहीं पता, बच्चे को पता है, उससे बच्चे को उस तक ले जाना है जो बच्चे को नहीं पता और हम उसे बताने वाले हैं, ठीक है। तो नोन टू अननोन। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। रचनात्मक आंकलन। अब रचनात्मक आंकलन क्या है, बच्चा करते करते सीखे, ठीक है। बच्चे का आप टेस्ट ले रहे हो ना तो भी बच्चा उसमें सीखे, ठीक है। ये कब हो सकता है, इसमें अच्छा इसमें पूछा गया नॉट, ठीक है। हमें ऐसी चीज ढूंढनी है कि बच्चा ना सीख रहा हो। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बच्चे का बनाओगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। रेटिंग स्केल, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। एनुअल अचीवमेंट, ये फॉर्मेटिव नहीं है, ये सबमेटिव में आता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे का बिल्कुल लास्ट में जाके चेक करते हैं इसको। तो सबमिशन जब करते हैं ना, सबमिशन लास्ट में कि बच्चा क्या किया बच्चे ने, बच्चा नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा या नहीं जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसको बोलते हैं एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। वो होता है आपका सबमेटिव असेसमेंट। ये सारे फॉर्मेटिव है, ये बच्चा सीख भी रहा है इनके साथ, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस, ठीक है। अब बच्चों को आंकलन, बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए, मतलब इस चीज को हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग। बच्चे ने, आपने क्वेश्चन पूछा बेटा कि गाय के कितने पैर होते हैं, या फिर आपने बच्चे से पूछा कि गाय और घोड़े में क्या अंतर है, और उसने कुछ आंसर बताया, आपने उसको बोला राइट या आपने बोला रॉन्ग, ठीक है। ये गलत है। आपने बच्चे को कभी भी राइट या रॉन्ग नहीं बोलना। आपने बच्चों को क्या कहना है ना, उसको जज करना है कि वो सही बता रहा है। जो भी वो बता रहा है उसके पीछे के रीजन पे जाना होता है हमें, कि जो बच्चे ने बताया वो क्यों बताया, ठीक है। फिर उसका जो रीजन होता है उस रीजन को करेक्ट करना होता है। तो बच्चे को कभी भी जज नहीं करना कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो ये वाला ऑप्शन ही जो है ना, यही यही हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। बट हम बाकी के ऑप्शन से एक बार पढ़ लेते हैं। डिस्कस करना है कि हमने क्या सीखा, बहुत सही, सही बात है, करना चाहिए। यूज इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, ठीक है। संकेतकों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्वालिटेटिव असेसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा था। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात है, ये हमें एज अ टीचर ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी बच्चे को जज नहीं करना चाहिए, बच्चे के आंसर को कि वो सही है या गलत है। हमें बच्चे के आंसर के पीछे के रीजन तक पहुंचना है, और उस रीजन में अगर कोई गलती थी तो उसको ठीक करना है, बिना बच्चे को ये बोले कि ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। ना बच्चे को दिखाना है, ना उसको हमने खुद से जज करना है, ठीक है। ये बाइस्ड भी हो जाता है थोड़ा। नेक्स्ट आते हैं, अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ कंडक्ट्स एन एक्टिविटी। टीचर क्या करता है कि एक्टिविटी कर रहा है, ना क्रियाकलाप कर रहा है। क्या कर रहा है वो, वो क्या कर रही है, शी टीचर है तो वो क्या कर रही है कि उसने शुगर गिराई कुछ ग्राउंड पे, ठीक है। कुछ चीनी गिरा दी उसने फर्श पर, और वेट करती है बच्चों के, देखो कि चींटियां आएंगी और लेके जाएंगी इसको, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, ठीक है, इनसे क्या कर रही है, चिल्ड्रंस को एंकरेज कर रही है ऑब्जर्व करने में। हाँ वो कर रही है, ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, एंकरेज कर रही है शेयर करने में एक्सपीरियंस को। हाँ फिर बच्चे बताएंगे भी, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक आ रहे हैं। हो सकता है कोई इससे बेटर हो, देखते हैं। इसमें क्या आ रहा है, ऑब्जर्व भी आ रहा है और शेयर भी आ रहा है, ठीक है। और फिर डिस्कशन भी हो रहा है। तो तीनों चीज भी हो रही है। बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं क्लास में एक दूसरे को, और डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इसमें आ रही हैं, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है। नेक्स्ट क्या, एंकरेज चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन एट देयर होम रिलेटिव टू द एक्टिविटी। नहीं जी, घर पे जाके आंसर नहीं देना है, ना क्वेश्चन करना है कुछ, क्लास में ही सीखना है, मतलब उसी टाइम पे सीखना है। तो ये हो गया थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका, ये दोनों ठीक थे, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो इन दोनों को भी इंक्लूड कर रहा है, इसलिए ये मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब इन चारों में से हमने क्या करना है कि ये बताना है कि डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। टोर्टोइस पानी में रहता है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, पानी में भी रहता है या पानी में रहता है। क्रो हवा में उड़ता है, डक भी पानी में रहती है, फिश पानी में। तो जो क्रो है यही आपका ऑड बना होता है, तो क्रो आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें फूड और सिटीज दे रखी है। अब तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें बताई होती हैं अलग अलग चैप्टर्स में। तो अब इनको कंबाइन करके देखिए क्या है। हांगकांग का फूड, ठीक है। हांगकांग का फूड क्या है, कुक्ड स्नैक्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है, ढूंढिएगा कहाँ पे है, ठीक है। कुक्ड स्नैक, ठीक है। तो ए का हो गया फिफ्थ, ठीक है। और कश्मीर का भी इजी है, मस्टर्ड ऑयल,
ठीक है, फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। सी का हो गया सेकंड, ठीक है। अब ए का फिफ्थ, सी का सेकंड, ये वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन भी बन रहा है आपका और ये वाला ऑप्शन भी बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या करना है, बी। अब इसमें केरला में और गोवा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कैसे कि अब ये यहाँ पे क्या है, सी फिश दे रखी है और यहाँ पे टापियोका दे रखा है। जो टापियोका है ना, ये आपका केरला में उगाया जाता है, ठीक है। और जो सी फिश विद कोकोनट ऑयल है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं केरला भी हो सकता है, नहीं, ये इसमें गोवा आएगा और टापियोका आपका केरला आएगा, ठीक है। हांगकांग स्नेक्स, केरला बॉइल्ड टापियोका विद कड़ी, कश्मीर फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, गोवा सी फूड, ठीक है। तो ए का फिफ्थ, सी का फर्स्ट, ठीक है, बी का सॉरी सी का सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है, और डी का आपका हो गया थर्ड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये उसी का ही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। तो कौन सी स्पीशी है जो अपनी जो नेक है वो आगे पीछे झटके के साथ करती है, ठीक है, कौन सी प्रजाति है जो झटके के साथ। तो ये जो झटका लिखा हुआ है इस पे जाएंगे तो इसका आंसर आएगा मैना, ठीक है, मैना ही ऐसा पक्षी है। क्रो मत लिखिएगा, कुछ बच्चे क्रो बताते हैं, ये गलत आंसर है, इसका राइट आंसर है मैना। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, ठीक है। राजस्थान में जो विलेज हैं वो मड हाउस के होते हैं, रूफ पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मनाली में हाउस आर मेड ऑफ बैम्बू एंड पिलर, नहीं जी, मनाली में बैम्बू पिलर्स के हाउस नहीं होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, आपके असम में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ले 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, ये भी ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपके सही है, तो ए और सी पे आप जाएंगे, ये सही आपका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एलिफेंट के बारे में दे रखे हैं आपको 4 सेंटेंस बताने हैं कौन से ठीक है। तो एलिफेंट क्या है, 2 से 4 घंटे सोते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलो, नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है आपका 100 केजी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, हाँ जी, वो मड से, मिट्टी और पानी और कीचड़ से खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल, जो है झुंड में जो सबसे बुजुर्ग खतनी होती है वही सारे फैसले लेती है, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, तो ए, सी और डी, ये रहा आपका सी, डी एंड ए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, आज की वीडियो, जिसमें हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन के बारे में बात करी 2019 के दिसंबर के पेपर के बारे में। हम बाकी के पेपर्स भी लेके आएंगे आपके लिए, बाकी के सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे आपके लिए। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बाकी आने वाली वीडियोस को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू सो मच।